क्रेडिट अकाउंट्स नामक सब्जेक्ट का नींव है। ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अकाउंट्स के सब्जेक्ट का। अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं समझा तो आप अकाउंट्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंडली वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं खास तौर पे आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि व्हाट आई हैव सीन इज, नॉर्मली स्पीकिंग, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन जिनसे भी मैं बातचीत करता हूं, सबके सब इस डेबिट क्रेडिट के रूल्स को मगअप करके जाते हैं, याद करके जाते हैं। ओके याद करके जाते हैं और वो रूल्स को जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जैसे कोई फॉर्मूला को यूज करते हैं वैसे ये रूल को यूज करके आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट सबसे मजेदार बात, ट्रांजैक्शन के जो सोल्यूशन होते हैं, मतलब जो जर्नल एंट्रीज जो हम लोग पास करते हैं, वो तक लोगों को याद हो जाते हैं। सर ये ट्रांजैक्शन है ना, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब ऐसा होता तो है, ठीक है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि जब आगे वाला कोई भी एक पर्सन आपको थोड़ा भी घुमाने की कोशिश करता है, अगर वो चाहता है आपको घुमाना, आपको कंफ्यूज करना, तो वो बड़े आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, आपको बड़ी इजीली कंफ्यूज कर देता है वो। ठीक है, सो दोस्तों द पॉइंट इज कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स आर नॉट समथिंग दैट आर टू बी मग्ड अप। इसे याद रख के कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही सीखने जा रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। यह सिर्फ रूल नहीं है, यह एक तरह का कोड लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो कोड में तो हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप सिंपल सी एक बात सोच के देखिए, आज मैं आपसे हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा हूं, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। यस ऑब्वियसली भाई, मैं इस लैंग्वेज के जरिए से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, करेक्ट। जो मेरे दिमाग में है, मैं चाहता हूं कोई बात आप तक पहुंचाना, तो मैं इस लैंग्वेज के जरिए आप तक उस बात को पहुंचा रहा हूं, करेक्ट। अब इसके लिए जरूरी यह होता है कि जो लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो वर्ड्स का मतलब जो मैं समझ रहा हूं वही मतलब आप भी समझ रहे हो। मतलब द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शुड बी सेम, करेक्ट। तो भाई यहां पर भी जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं, अकाउंटिंग दुनिया में हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम एक जन दूसरे जन तक जब पहुंचाते हैं, किसी न किसी जरिए से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए से या अकाउंटिंग के जरिए से, हम आगे वाले तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होता है वो है डेबिट और क्रेडिट, दो ही वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो वर्ड्स का मीनिंग होता है कुछ, ठीक है। तो जो मीनिंग मैं आगे वाले को कम्युनिकेट करना चाहता हूं वही मीनिंग आगे वाले ने भी समझना चाहिए, इसलिए जो कम्युनिकेट कर रहा है और जो कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है, उन दोनों के नजरिए से सेम मीनिंग पता होना जरूरी है। सर कंफ्यूज कर रहे हो, टेंशन मत लो, आराम से धीरे धीरे हौले हौले सब समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग धीरे धीरे इसे शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग फिलहाल सिर्फ एक बात दिमाग में रख लो, डेबिट और क्रेडिट में अभी हम लोग जैसे आप डिक्शनरी खोल के देखते हो ना कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उसी तरह से अब हम हमारा डिक्शनरी खोलने जा रहे हैं और हम ये दो वर्ड्स डेबिट और क्रेडिट इनका मतलब क्या होता है ये समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में हम लोग सबसे पहले दो तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरे अप्रोच को कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच इज नथिंग बट द ब्रिटिश अप्रोच, ठीक है। द ब्रिटिश अप्रोच विच इज वेरी कॉमनली नोन एज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यही सबसे ज्यादा काम का है, यही हम लोग अभी भी देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जो आगे चल के शायद आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच विच इज बेसिकली द अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज राइट नाउ हम लोग ब्रीफ में
ऊपर ऊपर से मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन वन बाय वन वी विल प्रोसीड अहेड वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच को भी अच्छी तरह से समझेंगे। एक बात दिमाग में क्लियर रख लेना, ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हाट इज एन अप्रोच? अप्रोच क्या होता है? नजरिया, सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से एक नजरिए से आप सोच रहे हो, मॉडर्न अप्रोच से कुछ और नजरिए से आप सोच रहे हो। तो ये सोचने का नजरिया बदल रहा है, लेकिन रिजल्ट विल बी सेम। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहा है कि मुझे सो एंड सो अकाउंट को डेबिट करना है, तो मॉडर्न अप्रोच भी वही कहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्रेडिशनल के मुताबिक डेबिट हो रहा है तो मॉडर्न के मुताबिक क्रेडिट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि हम दोनों में से एक ही पढ़ते ना सर, दो पढ़ने की क्या जरूरत है? दोनों पढ़ने की जरूरत है। क्यों? अरे भाई, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब किस तरह से पूछा जाएगा ये हम थोड़े ही ना जानते हैं, हमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और उसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि आगे चल के आपकी जर्नी, ये छोटी सी जर्नी थोड़ी है कि ये अभी पास हो गए, एग्जामिनेशन, काम खत्म। आगे चल के कुछ और भी तो पढ़ना है, तो आगे चल के जो फ्यूचर की पढ़ाई है वहां पर ये दोनों हमारे काम में आ सकते हैं। और समझने में भी कुछ कुछ जगह पे ट्रेडिशनल अप्रोच हेल्प करेगा और कुछ कुछ जगह पे मॉडर्न अप्रोच से सोचने से हेल्प होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग दोनों अप्रोच को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरू करते हैं विथ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये क्या होता है? वेरी सिंपल, देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि सबसे पहले जो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया, ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एन अकाउंट? अकाउंट मींस बेसिकली एक तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एन अकाउंट? अकाउंट इज सिंपली एक तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना खुद का एक लैंग्वेज यूज किया हुआ है। तो ये तीन तरह के जो अकाउंट होते हैं या तीन तरह के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, इनको ये कहते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं रियल अकाउंट, और तीसरा ये कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तीन तरह के अकाउंट हो गए। अब ये तीन तरह के अकाउंट क्या होते हैं, ब्रीफ में आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का मतलब हुआ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में मुझे किसी को बताना है तो फिर आई विल कॉल दैट इंफॉर्मेशन और अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट ऑन द अदर हैंड इज अकाउंट ऑफ डिफरेंट असेट्स। ठीक है, वी विल कम बैक टू दैट असेट। ओके, और वहीं पे अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट मतलब जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस किसी एक मकसद से कर रहे हैं, एक एम से कर रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे आसपास आए उन इंफॉर्मेशंस को हम कहेंगे एज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ ब्रीफ में बताया, अभी डिटेल में जाएंगे। ओके, एंड इफ आई कम टू द मॉडर्न अप्रोच, द अमेरिकन अप्रोच, इसमें ये लोग क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 5 तरह के होते हैं भाई। 5 तरह के। कौन से 5 तरह के? तो ये लोगों ने कहा कि यहां पर इंफॉर्मेशन या तो ओनर के बारे में होगा, ओनर का इंफॉर्मेशन, बिजनेस का जो ओनर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिसे ये कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ओनर का अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या तो फिर कोई बाहर वाला होगा, कोई भी बाहर वाला। अब जो भी बाहर वाला है, इस बाहर वाले के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर ये बंदे को मुझे पैसे देने हैं तो दैट इज कॉल्ड एज माय लायबिलिटी। ओके, तो या तो ये इंफॉर्मेशन कैपिटल का होगा या तो ये इंफॉर्मेशन लायबिलिटी का होगा। ठीक है, ओके, या तो फिर ये इंफॉर्मेशन होगा किसी असेट के बारे में। देखो, बात समझ में आ रहा है? चाहे ट्रेडिशनल बोलो चाहे मॉडर्न बोलो, दोनों एक ही चीज की तो बात कर रहे हैं भाई, बस तरीका थोड़ा अलग है, ये वर्ड्स अलग अलग यूज कर रहे हैं, सोचने का नजरिया अलग है, बाकी है एक ही चीज। अब जरा सोच के देखो, ओनर बोलो या कोई आउटसाइडर बोलो, ये पर्सन ही तो है। तो इनके अकाउंट को ब्रिटिशर्स कहते थे पर्सनल अकाउंट, और अमेरिकन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अलग कहेंगे भैया, कैपिटल कहेंगे ओनर को, लायबिलिटी कहेंगे बाहर वालों को।
ठीक है भाई, है तो एक ही बात। अब असेट के अकाउंट को ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई वो रियल अकाउंट है, हम लोग उसे रियल अकाउंट कह के पुकारेंगे, और अगर अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक जाए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग उसको एसेट करके कहेंगे। ठीक है भाई, बात तो एक ही है। आगे, अकाउंट अगर खर्चे का है तो हम उसे कहेंगे एज एन एक्सपेंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एक्सपेंस, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इनकम। ठीक है, सो ये 5 कैटेगरीज में इन लोगों ने इसे डिवाइड किया। तो मैंने ब्रीफली एक बार आपको समझा दिया, देयर आर 2 डिफरेंट नजरिया टू थिंक अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। अब वन बाय वन वी विल एंटर इनटू ईच ऑफ दिस नजरिया। शुरू करेंगे विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच में भी धीरे धीरे हौले हौले सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन। ठीक है, नाउ यू कैन राइट दिस डाउन, नोट कर लीजिए इसे। व्हाट इज इट? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एंड दैट पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन? मैं, आप, हम सब क्या है? हम लोग सब नेचुरल पर्सन है, करेक्ट? तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब नेचुरली ये, नॉर्मली ये पर्सन नहीं है, नॉट गॉड मेड बट मैन मेड। मतलब लीगल दुनिया में इन लोगों का एक अस्तित्व होता है, एक एग्जिस्टेंस होता है। गेटिंग दैट? तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, ये सब लोग क्या हो गए? आर्टिफिशियल पर्संस। ठीक है, ओके। इट कैन ऑल्सो बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, इट कैन ऑल्सो बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब एक ऐसा चीज जो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, इनडायरेक्टली। ठीक है, कहने का मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो कई बार नाम कुछ एक लिखते हैं हम लोग, ये नाम है, ऐसा ऐसा कुछ तो भी एक नाम है। ठीक है, लेकिन वो नाम अल्टीमेटली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक पर्सन को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे सरकार को कुछ पैसे देने हैं, सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देने, तो क्या मैं नरेंद्र मोदी अकाउंट बनाऊंगा अपने अकाउंट में? ऐसा नहीं होता। हम लोग अकाउंट कुछ और बनाते हैं, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सन। गेटिंग दैट? तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कोई एक अकाउंट का नाम है जो किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे भी हम लोग पर्सनल अकाउंट करके ही मानेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से सोचते हुए एक बार प्रैक्टिस कर लो तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप लोगों को यह बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूज करने आए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मतलब तो समझा। अब ये क्या है, थोड़े एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से ब्रो अकाउंट, ठीक है, तो ब्रो अकाउंट मतलब इट टेल्स मी अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ट्रांजैक्शन विथ ब्रो। ब्रो के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे डिटेल्स हमें इस अकाउंट में मिल जाएंगे, अगर हुए हैं तो। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल पर्सन, नेचुरल पर्सन। ठीक है, ब्रो इज अ नेचुरल पर्सन। ओके, सेकेंडली वी कैन टॉक अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन्स, लाइक से फॉर एग्जांपल जब भी मैं कहूंगा अबाउट बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट मतलब ये बता रहा है अबाउट माई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शंस विथ माई बैंक। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई बैंक का मतलब क्या? देयर आर सो मेनी बैंक्स, देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक्स। ठीक है, अब अगर इतने सारे बैंक है तो भाई हम लोग किसी एक बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो मान के चलो कि मैंने एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन किया, तो बैंक अकाउंट जब मैं कह रहा हूं इट मींस एसबीआई अकाउंट। ठीक है, सो बैंक अकाउंट विल टेल मी अबाउट द ट्रांजैक्शंस दैट आर इंकर्ड विथ एसबीआई। ओके, अब और एक बात, मान लो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मैं एक ही बैंक में अकाउंट ओपन करूं, हो सकता है ना कि मैं एक बैंक की जगह 2-3 बैंक में अकाउंट ओपन करूं। तो मान लो मैंने एसबीआई में भी एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और मैंने एचडीएफसी में भी एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, पॉसिबल है, बिल्कुल किया जा सकता है।
अगर ऐसा है देन इन दैट केस मुझे वो भी स्पेसिफाई करना होगा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। मुझे फिर एसबीआई का अलग अकाउंट मेंटेन करना होगा और मुझे एचडीएफसी बैंक का अलग अकाउंट मेंटेन करना होगा। मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा तो काम नहीं होगा, मुझे डिटेल्ड अकाउंटिंग करना है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, एचडीएफसी बैंक के लिए अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। दोनों का नामकरण वैसा किया जाएगा, एसबीआई अकाउंट, एचडीएफसी अकाउंट। गेटिंग दैट? चलो ठीक है। अच्छा, इसमें और भी होता है, सोच के देखिए जरा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी एक बैंक में अकाउंट ओपन किया और आगे चल के मैंने उसी बैंक से कुछ लोन भी उठाया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि बैंक आपको अलग अलग तरह के सर्विसेज देता है। यू कैन ओपन अ करंट अकाउंट, बट एट द सेम टाइम बैंक कैन ऑल्सो प्रोवाइड एन ओडी अकाउंट, बैंक कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ लोन अकाउंट, लोन भी दे सकता है ना? तो अगर इनके अलग अलग रोल है तो मुझे इसके भी डिटेल मेंटेन करने होंगे। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एचडीएफसी बैंक में एक करंट अकाउंट है और आगे चल के मैंने एचडीएफसी बैंक से एक लोन भी उठाया, तो मैं दोनों को मर्ज करके एक अकाउंट नहीं बनाऊंगा। एचडीएफसी का जो मेरा करंट अकाउंट है, इसके लिए आई विल मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट, और एचडीएफसी से जो मैंने लोन लिया हुआ है, इसके लिए आई विल मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है? दिस इज बाय एप्लीकेशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आई होप यू रिमेंबर। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसको भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहा है। ठीक है? ओके, तो दैट इज अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन। इसके अलावा अभी जैसे मैंने कहा कि इनडायरेक्टली इट कैन रिप्रेजेंट एनी पर्सन। सो जैसे मैंने एक अकाउंट का नाम लिखा, देखिए, टैक्स पेबल अकाउंट। टैक्स पेबल, अब आप सब जानते हैं सरकार को टैक्स भरना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें टैक्स देना होता है। ठीक है? सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट टैक्स पेबल अकाउंट, ये क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। Whenever you use these words, या you find these words, receivable या payable, तो it is always about a person। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, पैसे रिसीवेबल या पेएबल किसी पर्सन से ही होगा। आप एक इमेजिन कीजिए, क्या मैं इस कैमरा से पैसे रिसीव कर सकता हूं? एक कैमरा, पैसे दे, या ये लो पैसे लो कैमरा। इज इट पॉसिबल? क्या मैं दीवार से पैसों का लेन देन कर सकता हूं? क्या मैं लाइट से पैसों का लेन देन कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। Getting that? Receivable or payable is always from a particular person. So whenever any account, कभी भी आप ये receivable और payable नाम अगर देख लो, मतलब समझ जाना ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां tax payable account represents the account of the government of India. Getting that? अब इसी तरह से और भी सोच के देखिए आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल, तो रेंट पेबल अकाउंट, देखिए देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं रेंट अकाउंट कहता हूं ये अलग होता है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं रेंट पेबल अकाउंट, पेबल वर्ड आ गया। पेबल इज ऑलवेज टू अ पर्सन, और रेंट किसको पेबल होता है? लैंडलॉर्ड को। तो जब मैं रेंट पेबल अकाउंट कह रहा हूं, इट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो रेंट पेबल अकाउंट हो जाएगा अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गेटिंग दैट? और एक एग्जांपल, मान के चलो कि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है? मैंने आईसीआईसीआई बैंक में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है? अब मुझे उस इन्वेस्टमेंट से सिंपल लेते हैं इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, अक्रू हो गया। ठीक है? तो हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है? ध्यान से देखना, इंटरेस्ट अकाउंट अलग होता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट अलग होता है। ओके? व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट अकाउंट, ये अलग चीज हो गया। इंटरेस्ट रिसीवेबल, मैंने रिसीवेबल वर्ड यूज किया ना। रिसीवेबल का मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ दैट बैंक या दैट इन्वेस्टमेंट कंपनी जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं। सो this is indirectly representing an artificial person, and hence interest receivable account will be a representative personal account. बात समझ में आ रहा है? देखो, पर्सनल अकाउंट समझने में नॉर्मली स्पीकिंग मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर ये नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन की बारी आई तो सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी आसानी से समझ लेते हैं।
दिक्कत अक्सर लोगों को जाती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में, ठीक है। तो भाई इसकी आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे 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 आदत पड़ेगी, बिल्कुल आदत पड़ेगी। सबसे पहला काम इज टू अंडरस्टैंड अ मीनिंग, सेकेंड स्टेप इज प्रैक्टिस, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया है, आगे चल के जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अच्छी तरह से ये दिमाग में बैठ जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस, ओके। चलो ठीक है, तो मैंने पर्सनल अकाउंट का मीनिंग तो बता दिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट का क्या है सर? अरे बहुत सिंपल है, देखो लेट्स नाउ कम टू द डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल, देखो अब जब मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में थोड़ा मुझे डिटेल में जाना होता है। क्यों डिटेल में? इसलिए जाना होता है क्योंकि पर्सन्स के साथ ट्रांजैक्शंस दो तरह के होते हैं, या तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा या तो ये फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। ध्यान से, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे जन सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाला रूल याद करके चले जाते हैं, फ्यूचर टेंस वाले को इग्नोर करते हैं और इसी तरह से कंफ्यूजन का मौका छोड़ जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से इसे समझना है। देखिए मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में सबसे पहले मैंने क्या लिखा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट, या दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। मतलब भैया पैसों का लेन देन अभी हो रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, किसी एक पर्सन से पैसों का लेन देन राइट नाउ अभी के अभी हुआ, सो दिस इज ट्रांजैक्शन इन प्रेजेंट। लेकिन किसी एक पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन हमारा हो तो गया, लेकिन क्रेडिट में हुआ, उधार में हुआ। उधार में हुआ मतलब पैसों का असली लेन देन फ्यूचर में होगा, राइट नाउ नहीं हो रहा है, ये होगा लेकिन इन फ्यूचर होगा, ठीक है। तो फिर हम इसे कहेंगे अ ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर टेंस। अब एग्जांपल के तौर पे श्री राम से मुझे 10,000 रुपए मिले, ठीक है। श्री राम ने मुझे 10,000 रुपए अभी के अभी दे दिए, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पैसे मुझे अभी के अभी मिल गए, ठीक है। लेकिन जरा सोच के देखो, मैंने अभी श्रीराम को कुछ गुड्स बेचे उधार में, ठीक है। उधार में मैंने उनको कुछ सामान बेचा, उन्होंने बोला कि आज तो नहीं लेकिन महीने भर बाद मैं आपको जरूर पैसे दूंगा, प्रॉमिस, ठीक है। आपको फ्यूचर में वो पैसे देने वाले हैं, ठीक है। तो जरा सोच के देखिए, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर टेंस। पैसे अभी नहीं मिले, पैसे मिलने वाले हैं, गेटिंग दैट? तो दो तरह के होंगे, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। अकॉर्डिंगली द रूल लैंग्वेज विल चेंज, द मीनिंग विल चेंज। क्या होगा देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कि अगर ट्रांजैक्शन प्रेजेंट टेंस में है तो वो पर्सन ने पैसे रिसीव किए कि पर्सन ने पैसे पे किए, ठीक है। जब भी कोई पर्सन पैसे रिसीव करता है, इफ द पर्सन इज द रिसीवर ऑफ मनी, तो हम अकाउंटिंग भाषा में इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेबिटिंग दैट अकाउंट, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ऐसा कहता हूं राम अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब इफ द ट्रांजैक्शन इज इन प्रेजेंट टेंस, राम अकाउंट डेबिट का मतलब राम इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, ऑफ मनी, नॉट गुड्स, ठीक है। सिंपल सी बात। मैं अगर यहां पर ऐसा कहता हूं कि राम से मुझे पैसे मिले, राम से मुझे पैसे मिले, यानी ही इज नॉट द रिसीवर, ही इज द पेयर। सो इफ द पर्सन इज पेयर ऑफ मनी, तो हम अकाउंटिंग भाषा में इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रेडिटिंग दैट अकाउंट। सो इफ मिस्टर राम पेड मी सम अमाउंट, से 6,000 रुपए मुझे पे किए हैं, ठीक है, तो मैं करूंगा मिस्टर राम अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। किसी एक पर्सन अकाउंट में क्रेडिट, प्रेजेंट टेंस में अगर ट्रांजैक्शन है और किसी एक पर्सन अकाउंट में अगर क्रेडिट हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट पर्सन इज द पेयर ऑफ मनी, गेटिंग दैट? सिंपल सी भाषा में आपको सबसे पहले क्या देख लेना है? आपको देख लेना है कि ट्रांजैक्शन प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो फिर हमें देखना है कि जो बंदा है जिसका अकाउंट हमने मेंटेन किया है, पर्सन, वो रिसीवर है कि पेयर है। अगर वो रिसीवर है, डेबिट, अगर वो पेयर है, क्रेडिट। सिंपल, ओके। अब इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में रूल कुछ ऐसा होगा,
अगर पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं, इफ मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो अकाउंटिंग भाषा में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेबिटिंग दैट अकाउंट। ओके, सो अगर आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आया जो कि फ्यूचर टेंस वाला है, पैसों का लेन देन इन फ्यूचर होगा, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आया, तो आपको यह देखना है कि जिस पर्सन के साथ ये लेन देन हो रहा है उससे पैसे लेने हैं कि देने हैं। अगर लेने हैं तो हम उस पर्सन के अकाउंट को करेंगे डेबिट, और अगर पैसे देने हैं, इफ मनी इज पेबल टू समवन इन फ्यूचर, तो हम उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट एक मीनिंग बता रहा है, ठीक है? डेबिट और क्रेडिट क्या मीनिंग बता रहा है? वेरी सिंपल, अगर पर्सन का अकाउंट है, अगर पर्सन के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले ये देखो कि पैसों का लेन देन अभी हो रहा है कि इन फ्यूचर होगा। अगर अभी हो रहा है तो देखो वो पर्सन ने रिसीव किए हैं क्या। इफ द पर्सन इज रिसीवर ऑफ मनी, डेबिट। इफ द पर्सन इज पेयर ऑफ मनी, क्रेडिट। और अगर यहीं पे पैसों का लेन देन फ्यूचर में होने वाला है, इन फ्यूचर टेंस, तो हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है कि इज मनी रिसीवेबल फ्रॉम दैट पर्सन। इफ इट इज रिसीवेबल देन डेबिट, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट, एंड इफ इट इज पेबल टू दैट पर्सन, तो उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? देखो एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मिस्टर छोटा भीम, ठीक है, छोटा भीम, तो छोटा भीम भाई साहब से मुझे अभी 12,000 रुपए मिले। गेटिंग दैट? मुझे 12,000 रुपए मिले, तो 12,000 रुपए कैश एक अकाउंट हो गया, कैश मुझे मिल रहा है, ये एक अकाउंट हो गया जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा अकाउंट जो है वो है छोटा भीम अकाउंट, ठीक है? तो जरा ध्यान से, छोटा भीम भाई साहब के पास से मेरे पास कुछ कैश आया है ना, तो कैश एक अकाउंट बना, छोटा भीम एक दूसरा अकाउंट बना। छोटा भीम इज अ पर्सनल अकाउंट, एंड छोटा भीम, रूल लगाते हैं, पहले मुझे बताओ ये पर्सनल, ये प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में, लेन देन अभी हुआ ना, ओके। अब छोटा भीम क्या वो रिसीव कर रहा है पैसे कि उसने मुझे पैसे दिए? इज ही द रिसीवर और इज द पेयर? आई थिंक इज द पेयर, है ना? हमने रिसीव किया, ही इज द पेयर। तो छोटा भीम अकाउंट, सिंस ही इज अ पेयर, हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है? और एक एग्जांपल मान के चलिए, मिस्टर डोरेमोन, ठीक है, मिस्टर डोरेमोन को हमने कुछ सामान बेचा उधार में, ठीक है? डोरेमोन कहते हैं कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा, ठीक है? अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, कुछ पैसे कमा नहीं रहा हूं, तो उधार में दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है? बोला ठीक है भाई, मान लिया हम लोगों ने भी। अब यहां पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, पैसों का लेन देन इन फ्यूचर होगा। अब आपके मन में यह जरूर आ सकता है कि सर अगर फ्यूचर में होगा तो अब अकाउंटिंग ही क्यों करना, छोड़ो ना, जब मिलेगा तब करेंगे। सामान तो दे दिया ना, सीधी सी बात है ना, सामान तो दे दिया, सेल तो हो गया। अगर सामान दे दिया और हम इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे, सही होगा ये? नहीं, ठीक है? तो हम इसी को अक्रूवल कहते हैं। हमने सामान दे दिया ना, यानी द ट्रांजैक्शन हैज अक्रूड, तो मुझे रिकॉर्ड करना होगा इस ट्रांजैक्शन को ऐसा कहते हुए कि भाई मैंने उसको सामान दे दिया लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, उससे पैसे इन फ्यूचर क्या है? रिसीवेबल है। सो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मैं डोरेमोन अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर डोरेमोन। गेटिंग दैट? ओके। अब इसी तरह से अगर मान के चलो मैंने लॉकडाउन के वक्त में किसी एक पर्सन से उधार में कुछ खरीदा, ठीक है? कोई भी एक पर्सन है, जैसे मिस्टर मिकी माउस, मिकी माउस से मैंने कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है? 12,000 रुपए के गुड्स खरीदे, और मैंने कहा कि अरे सर अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद पक्का दे दूंगा, ठीक है? सो द ट्रांजैक्शन इज, मतलब ये भी अक्रू हो गया क्योंकि उसने तो मुझे सामान दे दिया, मेरे पास तो सामान आ गया। सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दिस पर्सन, टुवर्ड्स मिस्टर मिकी माउस। सो जरा ध्यान से, जब मैं मिकी माउस का अकाउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाऊंगा, व्हाट इज इट? Is the money receivable from Mr. Mickey Mouse or the money payable to Mr. Mickey Mouse? The money is payable to Mr. Mickey Mouse, and hence Mickey Mouse account को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा।
बात समझ में आ रहा है? और क्लियर होगा विथ प्रैक्टिस, धीरे धीरे हौले हौले। अभी हमारा एम इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज और अदर कोड लैंग्वेज। ठीक है, कोड लैंग्वेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लैंग्वेज का मतलब सबको नहीं समझता। गेटिंग दैट? अगर कोई लैंग्वेज का मतलब सबको समझ में आ जा रहा है तो वो तो एक फ्री लैंग्वेज हो गया, लेकिन कोई ऐसा लैंग्वेज जिसका सिलेक्टेड कुछ लोगों को मतलब पता रहता है? जैसा आप लोग अक्सर करते ही हो ना, किसी की कोई क्लास में अगर कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो अक्सर हम लोग उसे चिढ़ाते हैं, या उल्टा वाइस वर्सा बॉयफ्रेंड है, एज ए केस में भी, तो क्लास में ऐसा चिढ़ाया जाता है, तो अक्सर वो चिढ़ाना होता है बाय यूजिंग अ कोड नेम, या और भी कॉमन अगर मैं कहूं, जनरली हम लोग प्रिंसिपल या टीचर्स के भी कुछ कोड नेम्स रख देते हैं। यस आई नो, हम लोग भी बचपन में ऐसा कुछ करते थे, ठीक है, तो उनके भी कोड नेम्स होते हैं। अक्सर उनके बारे में जब बात करना रहता था सामने, उनका नाम लेके तो बात नहीं कर सकते, तो कोड नेम यूज करके बात करते थे, करेक्ट? तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। डेबिट क्रेडिट इज ऑल्सो लाइक अ कोड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का एक मीनिंग है जो सबको नहीं समझता, तो आप उन सिलेक्टेड कुछ लोगों में से हो जो इस लैंग्वेज को समझ रहे हो और इसको यूज करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंस देना। चलो ठीक है, तो दैट वाज अबाउट पर्सनल अकाउंट। आई होप अच्छी तरह से दिमाग में चला गया। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन। ठीक है, पर्सन को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना, पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना, इसके लिए सबसे पहले देख लो कि ट्रांजैक्शन प्रेजेंट टेंस में, पैसों का लेन देन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है कि पैसों का लेन देन फ्यूचर टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो देखो पर्सन रिसीवर है क्या, अगर रिसीवर है तो उसे डेबिट किया जाएगा, और अगर पर्सन पेयर ऑफ मनी है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन अगर फ्यूचर टेंस में है तो आप देखोगे कि उस पर्सन से पैसे रिसीवेबल है, लेने हैं इन फ्यूचर, कि पैसे देने हैं इन फ्यूचर। इफ इट इज रिसीवेबल हम उसे डेबिट कर देंगे, एंड इफ इट इज पेएबल हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे लेंथी था, बाकी के दोनों बहुत इजी है। ठीक है, अगला जो है वो है रियल अकाउंट। बहुत आसान है। रियल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन असेट। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां पे जरूरी है ये एक बात समझना कि व्हाट डू यू मीन बाय एन असेट। असेट क्या होता है? ठीक है, देखो दो बातें बताऊंगा। पहली बात, असेट मतलब वो जिसका लॉन्ग टर्म यूज होता है। लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं। लॉन्ग टर्म यूज का मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। दैट इज व्हाट इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म यूज है। दूसरी बात, एक ऐसी चीज जिसके आप ओनर हो, यू ओन इट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आप कोई एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, और उस बिजनेस के लिए आपने एक ऑफिस या एक दुकान, कुछ तो भी एक खरीदा। क्या कहा मैंने? खरीदा। गेटिंग दैट? अब सबसे पहली बात जरा सोच के देखिए, ये जो ऑफिस आपने खरीदा या जो दुकान आपने खरीदा या गोडाउन आपने खरीदा, जो भी आपने खरीदा, ये मतलब 4 महीने, 5 महीने ये इसका लाइफ है कि कई साल चलने वाला है? वेल, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग, बट सपोज कि नया वाला बिल्डिंग खरीदा है हम लोगों ने, देन इन दैट केस डेफिनेटली उसका लाइफ जो है दैट इज इन इयर्स। 15 साल, 20 साल, 25 साल, दैट इज लाइफ, लॉन्ग टर्म। करेक्ट? दूसरी बात, यहां मैंने यूज किया था वर्ड खरीदा, यानी आई एम द ओनर ऑफ इट। तो अब मैं इस बिल्डिंग को डेफिनेटली कह सकता हूं कि दिस इज माई असेट। उल्टा भी हो सकता है, जरा सोच के देखो। यह भी तो हो सकता है कि मैंने वो ऑफिस या शॉप किसी से किराए पे लिया हो, इवन दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे यूज कैसा भी हो, भले ही वो बिल्डिंग कितना भी साल चल जाए, लेकिन मैं अपने आप को इसका ओनर नहीं कह सकता, मैंने इसे किराए पे लिया हुआ है। एंड हेंस इस बार मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज माई असेट। गेटिंग दैट? जरा सोच के देखिए, अगर यू ओन मतलब आपने खरीदा हुआ एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जिससे आप यहां वहां घूम रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली कॉल दैट 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और इवन योर मोबाइल हैंडसेट एज योर असेट। लेकिन अगर आपने किसी से बोरो किया, ऐसा नहीं होता कई बार, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में अगर आप रहते हो तो आप लोग कई बार अपने दोस्तों के 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोरो करके यूज करते हो, तो क्या उसे आप अपना असेट कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज यू डोंट ओन इट। गेटिंग दैट? सो ओनरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, हालांकि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा
क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर या मोबाइल हैंडसेट अगर रखते हो तो आप उसे ओन कर रहे हो। वेल एक्चुअली दैट डिपेंड्स, है ना। कुछ खुददार लोग ये कहेंगे कि सर ये हम ओन थोड़ी करते हैं, ये तो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया हुआ है, हम तब ओन करेंगे जब अपने पैसों से इन चीजों को खरीद पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगर ऐसा स्पिरिट आप अपने अंदर रखते हो, वेरी गुड, दैट्स एक्सेलेंट। एक बात हमेशा याद रखना, पेरेंट्स से जिद करके एप्पल आईफोन खरीदने का जो मजा है उससे ज्यादा मजा आता है अगर अपने पैसों से कमाए हुए सिंपल एमआई फोन भी अगर खरीद लिया ना, तो वो भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चाइना मेड है कि नहीं वो देख लेना। खैर, व्हाटएवर। सो कमिंग बैक टू रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के एग्जांपल्स देखते हैं। रियल अकाउंट मतलब सबसे कॉमन एग्जांपल इज कैश अकाउंट, पैसा। ठीक है, रियल अकाउंट में एक चीज और बहुत जरूरी होता है, एक बात मैं बता देता हूं। रियल अकाउंट नॉर्मली स्पीकिंग सब लोग इसे ऐसा कहते हैं कि इट इज समथिंग टैंजिबल। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग ऐसा लोग कहते हैं कि इट इज समथिंग टैंजिबल। मोस्ट ऑफ द रियल अकाउंट्स आर टैंजिबल, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस आगे चल के ग्रो हो रहा है, सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ रियल अकाउंट विच इज कॉल्ड एज इनटैंजिबल, जो धीरे धीरे हौले हौले आप लोग देखोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने शायद सुन रखा हो गुडविल अकाउंट, सुना है कभी? अगर सुन रखा है, दैट इज अ टाइप ऑफ इनटैंजिबल बट इट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लीगल राइट्स होते हैं। जैसे आपने कोई एक फॉर्मूला बनाया तो आप लोगों ने शायद सुन रखा हो कि आप उस फॉर्मूला को पेटेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अपने नाम पे उसे पेटेंट करवा के रख लिया, यानी उस फॉर्मूला को सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक कंपनी ने, किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोरोना वायरस का वैक्सीन अगर बना लिया, ठीक है, तो वो जो वैक्सीन उन्होंने बनाया है उसका वो पेटेंट करवा ले रहे हैं। अब अगर उन्होंने पेटेंट करवा लिया, देन द यूज ऑफ द वैक्सीन, उसका राइट इज एक्सक्लूसिवली विद देम। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ असेट फॉर देम। तो ये भी एक होता है इंटेंजिबल एसेट, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ टेंजिबल को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए, कैश अकाउंट जब मैं कह रहा हूं यानी पैसा, ठीक है, पैसों का अकाउंट, तो पैसों के बारे में यहां पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं अबाउट बिल्डिंग अकाउंट, यानी मैंने अपने बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग खरीदा है। अब बिल्डिंग, नाम हम लोग हमेशा बिल्डिंग ही कहते हैं। अब भले ही किसी बिल्डिंग में एक फ्लोर में हम लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस भी क्यों ना लिया हो, या किसी पूरे कॉम्प्लेक्स में, मॉल में एक छोटा सा शॉप ही क्यों ना हमने लिया हो, लेकिन हम उसे बिल्डिंग अकाउंट ही कहते हैं। ये अकाउंटिंग भाषा है। ठीक है, ऐसा नहीं कहते फ्लैट अकाउंट, ऐसा कहते हैं बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो व्हाटएवर, तो ये हमारा वो प्रीमाइस है जहां पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कंप्यूटर अकाउंट, तो कंप्यूटर अकाउंट मतलब जो कंप्यूटर हमने खरीदा है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एज द केस में भी, उसका अकाउंट। ठीक है, ये सारे सारे क्या हो गए? रियल अकाउंट। सिंपल, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं इसके डेबिट क्रेडिट रूल्स पे, जो कि बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल। तो रियल अकाउंट का सिंपल रूल, अगर जो भी असेट है जिसका भी अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, वो असेट का इनफ्लो हो रहा है, वो असेट का इनफ्लो हो रहा है इन द बिजनेस, बिजनेस में वो असेट आ रहा है, तो हम अकाउंटिंग भाषा में इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेबिटिंग दैट असेट। ठीक है, देखो वहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा ही है, व्हेन यू बाय एन असेट। ठीक है, जब भी आप कोई असेट खरीदते हो, जैसे मान के चलो आपने कोई मशीन खरीदा। अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो तो वो मशीन आपके पास आया, खरीद रहे हो तो वो मशीन आपके पास डिलीवर किया जा रहा है, यू आर दैट मशीन इज कमिंग इन टू योर बिजनेस, तो आप उस मशीन अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट करोगे। सिंपल। ठीक है, हालांकि वो डिपेंड करता है, हर चीज खरीदने से इन्फ्लो नहीं होता। जैसे कैश कभी खरीदते नहीं है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन हुआ जिससे आपके पास पैसा आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैश में सेल किया किसी को गुड्स, तो उसके बदले में आपके पास पैसा आ रहा है। सो एनी एसेट व्हेनेवर इट कम्स इन, यू विल ऑलवेज डेबिट इट। मैंने जस्ट ऊपर से वो ब्रैकेट में लिखा है, व्हेन यू बाय एन एसेट, नॉट ऑल एसेट्स आर बॉट। ओके, चलो ठीक है। और इसी तरह से अगर असेट का आउटफ्लो हो रहा है, असेट आपके पास से जा रहा है, तो हम इसे अकाउंटिंग भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे बाय क्रेडिटिंग दैट असेट। ठीक है, अब मैंने वहां पे ऊपर से लिख के रखा है, व्हेन यू सेल एन असेट, जब भी आप कोई असेट बेचते हो, सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिए, आपके पास एक कंप्यूटर था और आगे चल के आप थोड़ा एडवांस लेवल का कंप्यूटर लेना चाहते हो,
ठीक है, तो वो पुराना कंप्यूटर अभी भी खराब नहीं है, चल रहा है, नॉट वेरी बैड, लेकिन आपने उसे OLX पे बेच दिया, बेच सकते हो ना आप। तो अगर आप ऐसे बेच रहे हो तो दैट एसेट इज नाउ गोइंग आउट, वो आपके पास से जा रहा है, देयर इज एन आउटफ्लो। तो अगर आउटफ्लो है तो आप उस एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट। सिंपल, चलो बहुत बढ़िया। क्रेडिट दिखाना भूल गया था। और भी होता है वैसे क्रेडिट, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स कई बार डेप्रिसिएट भी होते हैं। ओके, एसेट अगर डेप्रिसिएट होता है तो उसका वैल्यू पार्शियली कम होता है, उसके लिए भी हम उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन एकदम इनिशियली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे हौले हौले समझना है, इसलिए अभी ऊपर ऊपर से सिर्फ इतना ध्यान में रखो, इनफ्लो ऑफ एसेट डेबिट, आउटफ्लो ऑफ एसेट क्रेडिट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे आफ्टर दिस द लास्ट एंड द नॉट वेरी लीस्ट वन, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या बताया था मैंने, इट इज द अकाउंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट आवर प्रॉफिट्स, जो हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे, थोड़ी देर का और पेशेंस लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग अफेक्टिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉफिट्स कैसे इफेक्ट होंगे भाई, देखो सबसे पहला चीज जिससे कि आपके प्रॉफिट्स इफेक्ट होते हैं वो है आपके खर्चे, एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम एक्सपेंस के लिए कॉमन अकाउंट नहीं बना सकते, रादर एक्सपेंसेस का डिटेल्ड अकाउंटिंग करना होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, डिटेल्ड अकाउंटिंग का मतलब मान के चलो हमने अपने ऑफिस का रेंट पे किया तो मुझे एक अलग से रेंट अकाउंट मेंटेन करना होगा। इसी तरह से कोई भी बिल्स अगर हमारे पास आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे पास आया तो उसके लिए आई विल मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। मोबाइल का बिल हमारे पास आया तो मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट, रिचार्ज, हैंडसेट नहीं कह रहा हूं मैं। तो ऐसे जो भी खर्चे होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस का अलग अलग अकाउंट हमें मेंटेन करना होता है। हां, लेकिन इसमें मटेरियलिटी का भी ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट तभी मेंटेन करना व्हेन इट इज मटेरियल इनफ। अगर वो मटेरियल नहीं है देन इन दैट केस मर्ज करके कॉमन अकाउंट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी। आई होप यू रिमेंबर। ओके, चलिए दूसरा लॉस अकाउंट। लॉस से भी आपके प्रॉफिट में फर्क पड़ जाता है। अब लॉस का मतलब क्या हुआ सर, देखो लॉस और एक्सपेंस दोनों में फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एक्सपेंस इज अ ट्रांजैक्शन, डेफिनेटली इट इज अ ट्रांजैक्शन विच इज इंकर्ड इन योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन लॉस, पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, लॉस इज एन इवेंट। ठीक है, एंड लॉस टर्म मैं तब यूज करता हूं व्हेन इट इज नॉट इंकर्ड नॉर्मली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एग्जांपल के तौर पे हमारा एक गोडाउन था जिसमें हम लोग हमारा स्टॉक रखा करते थे और अनफॉर्चुनेटली उस गोडाउन में आग लग गई। ठीक है, आग लग गया, सारा स्टॉक जल के राख हो गया। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई जरा सोच के देखिए, पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मैंने किया नहीं है, ये हो गया, करेक्ट। ओके, तो एक तो ये इवेंट है। दूसरी बात, इज इट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जरा सोच के देखिए, आप दिमाग लगाइए, क्या ये मेरा काम है? मैंने बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि यार बोर हो रहा था यार, इसलिए स्टॉक में सोचा कि ऐसे आग लगा देते। इज इट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? डेफिनेटली नॉट। So basically loss is something which is not incurred in the normal course of business. आप एक और एग्जांपल देखो, मान के चलो कि आपके ऑफिस में चोरी हो गई, that is also loss. ठीक है, so is it something in normal course of business? सोच के देखो यार, बोर हो रहे थे, लॉकडाउन में बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि चोर को बुला लेते हैं, वो थोड़ा चोरी वोरी करेगा, थोड़ा देखेंगे, मजा आएगा। ऐसा होता है? डेफिनेटली नहीं। Getting that? So this is something which is not incurred in the normal course of business. तो ऐसे चीजों को हम कहेंगे लॉस। ठीक है, और एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं इनकम। इनकम का मतलब क्या हुआ, ऐसा चीज जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल आप अपने सामान बेच रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली भी बेच सकते हो या ऑनलाइन भी बेच सकते हो थ्रू Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ऑल। आजकल की बात अगर करें तो यही हो रहा है ज्यादा, है ना। तो Amazon, फ्लिपकार्ट के थ्रू या कैसे भी आप अगर सेल कर रहे हो, दैट इज योर इनकम। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो, जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो, उसे बेच के जो आप कमा रहे हो, दैट इज योर इनकम। ओके, उसके अलावा देयर इज अनदर थिंग जिसे हम लोग कहते हैं गेन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय गेन?
बात को समझो, गेन भी हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है, लेकिन एग्जैक्टली लाइक लॉस, गेन और इनकम में एक फर्क होता है. क्या फर्क होता है? इनकम इज समथिंग दैट वी अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन गेन इज समथिंग विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो फॉर एग्जांपल, अभी वो आग लगने के बारे में मैंने कहा था आपको. अब मान के चलो उसको आपने इंश्योर करवा के रखा था, एंड हेंस यू रिसीव सम इंश्योरेंस क्लेम. ठीक है, इससे मान लो आपको कुछ फायदा हुआ, तो दिस इंश्योरेंस क्लेम विल बी रिगार्डेड एज अ गेन. ठीक है, जरा सोच के देखिए, क्या इंश्योरेंस क्लेम करना यही मेरा नॉर्मल बिजनेस है क्या? मैं बिजनेस दुकान खोल के क्यों बैठा हूं? क्योंकि मुझे ना इंश्योरेंस क्लेम करना है. ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं. तो दिस इज नॉट इन माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. गेटिंग दैट? तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे, नजर आएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रेमाइसेस है, प्रेमाइसेस का एक कोना खाली पड़ा है, कोई काम में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, एक बंदा आया, उसको किराए पे दे दिया. ठीक है, तो वो एरिया अगर हमने उसे किराए पे दे दिया, तो उसके बदले में हमें एक्स्ट्रा रेंट मिल रहा है. सो दिस इज माई एक्स्ट्रा इनकम. गेटिंग दैट? भले ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते वक्त ऐसा कह रहा हूं कि इट इज माई एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन अकाउंटिंग भाषा में आई विल कॉल दैट एज अ गेन, क्योंकि दिस इज नॉट माई नॉर्मल बिजनेस. मैं अगर दुकान खोल के बैठा हूं जहां पे मुझे गुड्स बेचने हैं, उसका एक कोना अगर खाली पड़ा है, तो दैट इज एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ गेन. हाँ, वो अलग बात है, अगर आपका मेन इनकम ही किराए पे देने का है, मेन बिजनेस ही वही है, तो फिर आप उसको इनकम कह के पुकारोगे. लेकिन मान के चलो आप सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो इन फ्यूचर. ठीक है, तो अगर आप सीए बन जाते हो, आपने एक ऑफिस खोल के रखा है और एक आधा रूम आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसको आपने किसी को किराए पे दे दिया. ठीक है, या और एक चीज, लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम ए टीचर. ठीक है, मेरे पास क्लासरूम्स है. सो मेरे पास जो क्लासरूम्स है वहां पे मैं खुद क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं, लेकिन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि एक आधा क्लास मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो खाली है. कोई एक पर्सन आया मेरे पास, उसने बोला वो क्लासरूम आपका खाली है ना, वहां पे मैं पढ़ा दूं क्या थोड़ा, मतलब मैं आके वहां पे पढ़ा लेता हूं, मेरे क्लासेस ले लेता हूं, आपको रेंट दे देता हूं. सो आई एम रिसीविंग दैट रेंट इन एक्स्ट्रा. माई मेन सोर्स ऑफ इनकम इज फीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स. मैं तो पढ़ा के कमा रहा हूं, सो दैट इज माई फीस. दैट फीस विल बी माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज इनकम. लेकिन अगर वो खाली पड़ा हुआ क्लासरूम किसी को किराए पे देके एक्स्ट्रा मेरे पास रेंट आ रहा है, सो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा इनकम. इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा एज अ गेन. ओके, चलो ठीक है. तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन. एक्सपेंस और लॉस हमारे प्रॉफिट को घटाते हैं, इनकम और गेन हमारे प्रॉफिट को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन इन चारों में से किसी के भी बारे में है, हम उसे कहेंगे एज अ नॉमिनल अकाउंट. अब रूल क्या है? बहुत आसान, वेरी सिंपल. नॉमिनल अकाउंट के रूल में सिंपल, अगर इंफॉर्मेशन इज अबाउट एन एक्सपेंस और लॉस, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेबिटिंग इट. ठीक है, एंड अगर इंफॉर्मेशन इज अबाउट एन इनकम और गेन, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रेडिटिंग इट. सो सिंपल. गेटिंग दैट? आपके पास एक बिल आया, काय का बिल आया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया. तो क्या है ये मेरे लिए एक एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड. खर्चा है भाई, है ना. चोरी हो गई, लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट. डिटेल्स दिखाने होंगे मुझे. लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट बनाऊंगा. लॉस है ना, क्या करूंगा मैं इसे? डेबिट. ठीक है. अच्छा, मुझे ना इंटरेस्ट मिला है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने रिसीवेबल नहीं कहा, इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट को मैं क्या कहूंगा? जरा सोच के देखिए. इंटरेस्ट दे भी सकते हो, ले भी सकते हो. अगर मैंने लोन लिया होगा तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा, और मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, तो जरा सोच के, लोन पे अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ये मेरे लिए हो गया खर्चा, सो आई विल डेबिट इट. लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मेरे कमाई की बात हो गई, ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, सो आई विल क्रेडिट इट. बात समझ में आ रहा है? सिंपल, एक्सेलेंट. तो यहां पर हम लोगों ने सारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स देख लिए. ओके, ब्रिटिशर्स का अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने देख लिया. एक बार
जल्दी से एक बार रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसे हटा देता हूं मैं। हमने देखा कि हमारे पास ब्रिटिशर्स के अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग अकाउंट को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट मतलब इट इज द अकाउंट ऑफ पर्संस जिनके साथ फाइनेंशियल लेन देन हुआ है। अब वो लेन देन अगर प्रेजेंट टेंस में हुआ है तो देखो वो पर्सन ने रिसीव किया है क्या? अगर रिसीव किया है डेबिट कर दो, अगर पे किया तो क्रेडिट कर दो। फ्यूचर टेंस में है तो देखो पैसे लेने हैं कि देने, अगर लेने हैं डेबिट कर दो, अगर देने हैं क्रेडिट कर दो। ठीक है। दूसरा देखा हमने रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी अकाउंट ऑफ ऑल द असेट्स। ठीक है। असेट अगर आ रहा है इनफ्लो, डेबिट कर दो। एसेट अगर जा रहा है, कम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, क्रेडिट कर दो। ठीक है। उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट जिससे इफेक्ट होता है, ये सारे अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट, जो कि 4 तरह के होते हैं: एक्सपेंस लॉस या इनकम गेन। अब अगर ये खर्चा एक्सपेंस लॉस है जो कि मेरे प्रॉफिट को कम करता है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे दिखाना है तो एक्सपेंस लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर इनकम गेन है जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो इनकम गेन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो दिस वर द रूल्स। अच्छी तरह से ये रूल दिमाग में बैठाना है, ये मीनिंग को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। अब जब हम जो इसको अप्लाई करेंगे, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते वक्त मैं इस बात को मेक श्योर करना चाहता हूं कि आप ट्रांजैक्शंस को रट्टा मार के, मगअप करके आगे ना बढ़ो। ठीक है। आप मीनिंग को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ो। इससे होगा यही, एडवांटेज एक ही होगा कि आगे चल के कोई भी बंदा कभी भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यू एक्चुअली नो द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को फिर यहां पे खत्म करते हैं। विल कंटिन्यू आगे। ओके, गुड बाय।